बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के 9वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियोएक्टिव आइसोटोप के बारे में, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में और उनकी मदद से हम किस तरह से किसी भी एटम की आयोनाइजेशन करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला एटम की एग्जिस्टेंस का, तो उन्होंने तरीके ढूंढने शुरू कर दिए किस तरह से हम मुख्तलिफ एटम्स के मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ एटम्स के मैसेज को फाइंड करना क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें कितनी अमाउंट में कितने मैस की रेशो जो है रिएक्टेंट्स की चाहिए कि हम वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा सकें। अगर हमें ये रिलेटिव एटॉमिक मैसेज नहीं पता होंगे तो हम सही तरह से उसको उस तरह से मिक्स रिएक्टेंट को नहीं कर सकेंगे जितने हमें मिक्स करने हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट चाहिए वो हासिल उतने नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना जरूरी था। तो 1961 के अंदर केमिस्ट ने एक नया स्केल बनाया जिसकी मदद से उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को फाइंड किया, और उस स्केल की जो बुनियाद थी वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 को रखा गया। कि उस स्केल की जो बुनियाद थी, जिस बुनियाद पर वो स्केल बनाया गया, उसकी बुनियाद कार्बन 12 जो आइसोटोप है, जो कि लाइटर आइसोटोप ऑफ कार्बन है, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है और एक कार्बन 14 है। तो इसमें जो लाइटर आइसोटोप है कार्बन का, उसको बुनियाद के तौर पर उसमें रखा गया। और जब इस स्केल की मदद से एक कार्बन एटम का मास मालूम किया गया जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास था, वो एग्जैक्टली 12 था। अब जब आपने कार्बन का उसकी मदद से रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर लिया, तो बाकी जितने भी एटम्स थे उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए उनका कंपैरिजन किया गया उस कार्बन 12 के एक AMU के मास के साथ, या उस कार्बन 12 के जितने भी मतलब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास था उससे कंपैरिजन करने के बाद फाइंड किया गया। जब हम किसी भी एटम का किसी दूसरे एटम के साथ कंपैरिजन की मदद से एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन करके, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास मालूम किया गया। तो किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ। ठीक है, अब इसकी जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to the mass of lighter isotope of carbon taken as a 12। कि किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो आप मालूम करते हैं कार्बन 12 के लाइटर आइसोटोप के साथ कंपैरिजन करके। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि mass of an atom of an element, mass of an atom of an element, ठीक है, relative, ठीक है, रिलेटिव टू द mass ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन, लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कि हम कार्बन 12 को लेते हैं, ठीक है, टेकन एज 12, और उसके साथ किसी भी एटम का मास कंपैरिजन करके निकालते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल दूं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम मेजर किस में करते हैं। किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं AMU में। ठीक है, कि रिलेटिव एटॉमिक मास को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट के, उनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? AMU। और एक AMU ग्राम्स में कितने के बराबर होता है? कि 1 AMU, ठीक है, किलोग्राम में कितने के बराबर होगा? 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये एक AMU का किलोग्राम में मास है। अगर हम एक AMU को ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम मिलीग्राम में करेंगे तो फिर और 3 कम हो जाएंगे,
तो 1.67377 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमने इस तरह से हमें पता चल गया कि एक AMU जो है वो इसके बराबर होता है किलोग्राम में, और हमने कहा कि हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास फाइंड करते हैं वो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, और कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ, और वही जो कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा है उसको हम AMU बोलते हैं। इस AMU की डेफिनेशन क्या हो जाएगी जी? इट इज द 1/12 of the mass of an atom of carbon कि कार्बन के एक एटम का 1/12वां हिस्सा एक AMU कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कार्बन के इस तरह से मैं 12 जो है ना बना देता हूं पार्ट्स, उसमें से जो एक पार्ट होगा वो एक AMU होगा। ठीक है, AMU का मतलब क्या है कि अगर हम कार्बन 12 के 12 हिस्से कर दें तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा या हर एक हिस्सा जो होगा वो हम कहेंगे कि एक AMU के बराबर है। जब हमें ये पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट का हम मैस कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके मालूम करते हैं, और कार्बन 12 का जो एक AMU होता है वो 1/12वां हिस्सा होता है कार्बन का। ठीक है, तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह से हमारे पास एक तराजू है उसकी मदद से, ये हमारे पास एक तराजू है जिसकी मदद से मैं कंपैरिजन करता हूं हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम के भी 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें मैं हाइड्रोजन 1 का करता हूं। तो किस तरह से करेंगे कि इधर मैंने जब रखा हमारे पास जो कार्बन था उसका एक AMU रखा, तो वो हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का मैस 1 था। इसी तरह से मैं कहता हूं कि हमारे पास जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर का जो हमारे पास 32 मैस होता है वैसे, लेकिन जो हम इससे कैलकुलेट करते हैं वो आता है 31.973। इस तरह से मतलब हमारे पास मैस आता है। ये हमने कैसे फाइंड किया? तो इसी तरह से जहां पर हमने पहले हाइड्रोजन रखा था उस तरफ हम सल्फर का एक एटम रखेंगे। अब सल्फर के एक एटम को इक्वल करने के लिए हमें कार्बन के 32 AMU रखने पड़ेंगे। कितने AMU रखने पड़ेंगे? 32। तो इस वजह से हमने कहा कि सल्फर का जो मैस होता है वो 32 होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब उसको कंपैरिजन किया तो वो कार्बन 12 के जो AMU में तादाद आ रही थी वो 32 आ रही थी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम और बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो हमारे पास है, मैग्नीशियम एटम, इसका जो मैस होता है वो 24 AMU होता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का एक एटम जब हमने इधर रखा तो हमें कार्बन 12 वाली साइड पे जो कार्बन था उसके कितने AMU रखने पड़े? 24 AMU रखने पड़े। एक कार्बन के 12 AMU होते हैं। इसका मतलब है कि 2 कार्बन हमें रखने पड़ेंगे तब उसका मैस मैग्नीशियम के बराबर होगा। सवाल भी नीचे दिया हुआ है कि कंपेयर करें कार्बन का मैस, मैग्नीशियम का मैस और क्लोरीन का मैस। तो मैग्नीशियम का जो मैस है वो कार्बन से 2 गुना होता है। देखिए हमने कहा है कि कार्बन का मैस 12 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। इसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन का मैस है, ठीक है, वो होता है 35.5, ठीक है, AMU। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरफ हम क्लोरीन का एक एटम रखेंगे और ये तब जाके बराबर होगा जब आप इस तरफ 35.5 AMU ऑफ कार्बन एटम रखेंगे। ठीक है, तो फिर वो एक क्लोरीन के एटम के बराबर होगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि हम सभी का कार्बन के AMU के साथ कंपेयर करके मैस निकाल रहे हैं। तो इस तरह का मैस जो किसी भी एलिमेंट का मैस होता है, जब आप उसको कार्बन 12 के AMU की तादाद के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, उस मैस को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक मैस, तो एटॉमिक मैस है, आपको नाम जाहिर आ रहा है, किसी भी एटम का मैस आता है ना एटम। और इसमें एक्चुअली में होता क्या है एटॉमिक मैस में कि मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होती है उसको हम उसका एटॉमिक मास कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं या न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। उस एटॉमिक मास की एक किस्म हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है जिसको हमने डिटेल के अंदर स्टडी कर लिया है। ठीक है, और दूसरी किस्म जो है वो हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। आपकी बुक में उसने इसको भी रिलेटिव एटॉमिक मास से मेंशन किया है, लेकिन इसको आपने क्या कहना है? एवरेज एटॉमिक मास। अगर बुक में लिख दिया रिलेटिव एटॉमिक मास तो आप भी उसको कहेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास। वैसे ये एक्चुअली में क्योंकि नीचे फार्मूला दिया हुआ है तो वो फार्मूला एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने का है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसको आप एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है?
इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं उन सभी का जो एवरेज मास होता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज masses of all isotopes of an element, all isotopes of an element। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होता है उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जब एटम का मास होगा उसको हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। जब किसी भी मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ गया कि एक एलिमेंट क्योंकि मुख्तलिफ आइसोटोप पर मुश्तमिल होता है और हर आइसोटोप का जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, और उस आइसोटोप की जो अबंडेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी आपके जो एवरेज एटॉमिक मास है जिसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि हमें पता है कि हर एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं वो उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज उनकी रिलेटिव अबंडेंस मुख्तलिफ होती है कि एक आइसोटोप ज्यादा पाया जा रहा है दूसरा कम पाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का जो आइसोटोप होता है हमारे पास C12। ठीक है, कार्बन का जो C612 वाला आइसोटोप है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसका मतलब उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या एवरेज एटॉमिक मास है। जब ये दो चीजें हमें पता होंगी तो हम आसानी के साथ उसका जो हमारे पास है मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीजें मैंने कौन सी बोली है, एक रिलेटिव अबंडेंस कि वो कितनी, एक चीज कौन सी है जी रिलेटिव अबंडेंस, ये हमें पता हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आइसोटोपिक मास उसका पता हो। ठीक है, आइसोटोपिक मास या जिसको आप मास नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, कि ये दो चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम आसानी के साथ उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके मुख्तलिफ आइसोटोप हों उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो उनको बोलते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास, उनका जो मास होगा। ठीक है, और उनकी जो अबंडेंस होगी उसको हम बोलेंगे रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लिखा कि रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस और इसको आप लिख सकते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास। इन दो चीजों की बुनियाद पर हम किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये जो रिलेटिव अबंडेंस है इसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो मास है इसको आप M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3। अगर हमारे पास आइसोटोप 4 होंगे 5 होंगे 6 होंगे तो फिर क्या हो जाएगा M4P4, जितने होंगे M5P5 M6P6 M7P7, और अगर दो है तो फिर क्या हो जाएगा M1P1 प्लस M2P2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसमें M हमारे पास क्या है आइसोटोपिक मास है, P हमारे पास क्या है रिलेटिव अबंडेंस है। तो जब हमें रिलेटिव अबंडेंस का पता चल जाएगा और हमें आइसोटोपिक मास का पता चल जाएगा तो फिर हम उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ क्रिप्टॉन दी गई है कि क्रिप्टॉन के 5 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप का जो मास है वो 80 होता है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस 2 होती है। दूसरे आइसोटोप का जो मास है वो 82 होता है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 12 होती है। तीसरा जो आइसोटोप है उसका मास 83 होता है और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 12 होती है। इसी तरह हमारे पास जो चौथा आइसोटोप है वो 84 है, इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 57 है। इस तरह से पांचवा हमारे पास जो आइसोटोप है उसकी 85 है और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हमारे पास कितना है जी 70। तो इसी फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा जी एवरेज एटॉमिक मास, ये जिसको आप क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ 5 है, तो पहले M1 ये पहला मास है। ठीक है, M1 80 है और हमारे पास जो P1 है वो हमारे पास 2 है रिलेटिव अबंडेंस, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगा दें। फिर M2 है P2 है, M2 क्या है हमारे पास 82 और P2 हमारे पास क्या है जी 12। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस कर दें। ठीक है, फिर अगला मैच करें M3, यहाँ पर M3 क्या है 83 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 के साथ क्योंकि हमारे पास P भी 3 है। इसके बाद और प्लस करें इसमें, चौथा कौन सा है 84, M4 की जगह पे 84 और P4 की जगह पे 57। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लास्ट वाला जो है 85 और मल्टीप्लाई बाय 17। आपकी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना है, वहां पर 57 लिख दिया गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ 17 है
हमने इसको यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उन सभी को आपने क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो फिर 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83.7 AMU। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास आया है वो क्या होगा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन 83.7 AMU। ठीक है, इस तरह से आपने जो भी दिया हो और किसी भी चीज का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो तो उसके मास को इधर लिखना है पहले को, उसकी पहली अबंडेंस को इधर लिखना है, दूसरे के मास को इधर लिखना है, फिर दूसरी अबंडेंस को इधर लिखना है, तीसरा इधर आ जाएगा, उसकी अबंडेंस इधर आ जाएगी, फिर चौथा, फिर उसकी अबंडेंस, फिर पांचवा, फिर उसकी अबंडेंस और सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है या नीचे मेंशन्ड है, लेड के 4 आइसोटोप्स हैं। एक हमारे पास क्या है जी, Pb204, ये इसका मास है, इसकी अबंडेंस 2% है। एक Pb206 है, इसकी अबंडेंस 24% है। एक Pb207 है, इसकी अबंडेंस 22% है और एक Pb208 है, इसकी अबंडेंस 52% है। इसका भी आपने क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है। ऐसे ही आपने लिखना है, ठीक है, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3, यहाँ पर 4 है तो प्लस M4P4। ठीक है, इस पहले मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने ये किया, इसके मास आ जाएगा, फिर प्लस लगाना है, फिर इसके मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा देना है, फिर इसके मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा देना है और फिर इसके मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस लगा देना है। फिर इन ऊपर वाली साइड को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेड का जो मास है वो आ जाएगा और आपने इसको खुद कैलकुलेट करना है और इसका जो मास आ जाएगा वो हमारे पास 207.22 AMU। आई थिंक यही आंसर आता है, लेकिन आपने खुद इसको इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना है। तो मैं चेक करूंगा कि आपको आता भी है या नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज में मरकरी के 8 तकरीबन आइसोटोप दिए गए हैं, उनका भी हमें कहा गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करें। तो बिल्कुल यही फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4, ठीक है, M5P5, M6P6, M7P7 और अगर 8 है तो M8P8 हो जाएगा। सभी को आप आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने इसमें किया या जैसे आप इसमें करेंगे। ठीक है, फिर उनको प्लस कर देना है, फिर 100 पे डिवाइड कर देना है। जो आपके पास मास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी, ये हमारे पास क्लोरीन का है, तो इसमें उसने हमसे अलग चीज पूछी है। उसने कहा है कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, ये उसने दे दिया है। यहाँ पर जो हम फाइंड करते हैं ना, अब मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके 2 आइसोटोप होते हैं, ये है, इसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक 37 है, उसकी अबंडेंस ये है 24.23। एक हमारे पास आइसोटोप है जिसकी अबंडेंस है 75.75%। ठीक है, उसने मेंशन ये किया है कि लाइटर आइसोटोप का मास फाइंड करें। इसका मतलब क्या है कि ये कम वजनी है, ये पहले वाला है, मतलब ये M1 आपने यहाँ पर फाइंड करना है। पहले तो हमें दिया होता था ना कि मास दिए होते थे, अब यहाँ पर एक का मास भी दिया हुआ है, अबंडेंस भी दी हुई है। एक की अबंडेंस दी हुई है लेकिन उसका मास नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या फार्मूला लगाएंगे, वही हमने फार्मूला लगाना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको आप एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, यहाँ पर 2 हैं तो क्या आ जाएगा, M1P1 प्लस M2P2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू भी दी गई है जो कि कितनी है, 35.45। ठीक है, M1 नहीं दिया गया क्योंकि ये लाइटर आइसोटोप है, पहले वाला है, तो इसको हम M1 वैसे ही लिख देंगे। और ये किसका फाइंड करना है, हमने क्लोरीन का फाइंड करना है। ठीक है, कि M1 ऑफ क्लोरीन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। साथ में इसकी अबंडेंस दी हुई है, वो कितनी है, 75.75। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास M2 है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है 37। ठीक है, उसकी अबंडेंस भी दी हुई है, कितनी है, 24.23। ठीक है, इन इसको वैसे ही रहने दें, इसकी जगह पे क्लोरीन लिख लें क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 75.75। ठीक है, इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आए उसको आपने इधर लिखना है। ठीक है, इसको आपने वैसे ही लिख देना है 35.45। ठीक है, हमें ये चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर रहने दें, ये जो आंसर होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, 35.45 माइनस
जो आंसर आएगा ये आपने खुद लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 75.75। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आप इधर लिख लेंगे और इधर आपने क्या लिखना है, क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 7.575। अब ये आंसर आ गया, हमें किसका चाहिए मैथ, क्लोरीन का मैथ चाहिए। ये क्लोरीन इधर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे जो आपने आंसर निकाला था वो आपने यहाँ लिखना है और इस पे डिवाइड कर देना है 75.75 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ कि क्लोरीन का मैथ कितना आएगा, 35 आई थिंक। ठीक है, तो वो आपने इधर लिख देना है कि 35। इसका जो मैथ हमने फाइंड करना था वो 35 आ गया और इसका जो मैथ है वो कितना है, 37 है। हमने लाइटर का मैथ फाइंड करना था तो हमने लाइटर को मैथ फाइंड कर लिया है। यहाँ पर जो भी वैल्यूज आनी है वो आपने खुद लिखनी है। ठीक है, इसी तरह का एक और हमारे पास है जो कि रुबिडियम है। ये एमसीक्यूज है आपका, एमसीक्यूज नंबर 10 है आपके एक्सरसाइज में। रुबिडियम का एक जो आइसोटोप है वो 85 है और उसकी अबंडेंस जो है 72.2% है और दूसरा जो आइसोटोप है वो 87 उसका मैस है और उसकी अबंडेंस आपने फाइंड करनी है, जबकि इसका भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है। मतलब यहाँ पर भी आपने इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर भी दो है, m1p1 प्लस m2p2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ से मैं फार्मूला आपको सिर्फ हफ्ज करके दे देता हूँ, बाकी आपने खुद फाइंड करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इधर आ जाएगा, जो भी वैल्यू है वो आपने इधर लिख लेनी है। ठीक है, m1, अब ये m1 है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये p1 है तो वो भी आपको दी हुई है, मतलब ये m1 भी दिया हुआ है, p1 भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है जी, m2 भी दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना है जी, 87, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपने इसकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है, मतलब ये जो p2 है इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो वैल्यू है इसकी वो आप इधर लिख देंगे, जो कि कितनी है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की 85.47। ठीक है, ये इधर आ जाएगी। इसका जो मास है वो आप लिख देंगे 85। ठीक है, और साथ में जो इसके अबंडेंस है 72.2। ठीक है, प्लस m2, इसका जो मास है 87, ये आप वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमने ये फाइंड करनी है। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा फिर आप यहाँ से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, इसकी जो रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस होगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 34 पॉइंट समथिंग शायद इसकी जो आइसोटोपिक अबंडेंस है वो आपके पास आ जाएगी। तो हमारा आज का यही टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, उसमें यूनिट मास किसको लेते हैं। ठीक है, उसका AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको आप कह रहे होते हैं, और किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की बात की, किस तरह से माइंड करते हैं कि जब हमें ये दो चीजें पता होंगी, उस एलिमेंट की रिलेटिव अबंडेंस का पता होगा और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का पता होगा, तो फिर हम ये फार्मूला सिंपली लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है तो इधर वाली सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कोई फाइंड करनी है तो उसको अलग कर लेना है, बाकी जो इधर डिवाइड हो रहा होगा वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो प्लस हो रहा होगा वो उधर माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और मेरे ख्याल से हमारा थ्योरेटिकली ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी सीरीज वाइज लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, आप अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।